Hello Bacha Buddy, welcome back to your channel Target 100 where we are trying to score 100 in social science. आज का वीडियो सेकेंड एपिसोड है क्लास 10th इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का. But first of all, I want to say extremely sorry for the extreme delay of the second episode due to some unavoidable circumstances. But I'll try कि आगे से आपको वीडियो सारे टाइम पर मिलते रहें. So let's start. आज के टॉपिक में मेजर है एम्प्लॉयमेंट. हमने अभी पीछे 3 तरह के बेसिक सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. तीनों की एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को समझा, उनकी इंटरडिपेंडेंसी को समझा. अब हम बेसिक की समझते हैं हम किस तरह के एम्प्लॉयमेंट की यहाँ बात कर रहे थे. यूजुअली अभी तक हमने इतना समझा है कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, और उस प्राइमरी में भी मेनली कहाँ, एग्रीकल्चर में. लेकिन उसके बावजूद जब बात जीडीपी में उनके शेयर की आती है तो वो ओनली अबाउट अ क्वार्टर है. वाई, ऐसा क्यों है? जबकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जीडीपी का 3/4 प्रोड्यूस होता है, जबकि वहां एम्प्लॉयमेंट कम है, वहां पे कम लोग एम्प्लॉयड है, बट स्टिल वहां का जीडीपी का जो शेयर है वो ज्यादा है इंस्टेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ऐसा क्यों होता है? उसका बेसिक रीजन है अंडर एम्प्लॉयमेंट, या जिसको आप कह सकते हो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? 9th में पढ़ा था, मुझे पता है वैसे याद बात कुछ रहता नहीं है, 9th में पढ़ा, पेपर दिया गायब, इसलिए मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप थोड़ा वर्ड से समझो, जिसको हम गेस नहीं कर सकते, इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें आपको देखने में लगता है कि आप एम्प्लॉयड हो बट एक्चुअली नहीं होते हैं. इसका एग्जाम्पल मैंने देने की पहले भी एक बार कोशिश की थी 9th की क्लासेस में, मैं फिर समझाती हूँ. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि यूजुअली किसी काम में मान लो सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है और वहां पे उस काम में इन्वॉल्व 4 या 6 लोग हैं, तो उससे क्या होगा? क्या वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहेगा. लेकिन देखने में आपको 6 लोग जो उसमें एम्प्लॉयड लग रहे हैं, एक्चुअली उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी वहां, यानी वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है. हम एक एग्जांपल लेते हैं कुछ रूरल एरियाज का. एक छोटा सा प्लॉट है जिसपे 2 भाई मिलकर फार्मिंग करते हैं. बाद में उन 2 भाइयों के आगे बच्चे होते हैं, दोनों के 2-2 बेटे भी हो गए, और वो दोनों के 2-2 बेटे जो हैं वो भी उसी फार्म पे काम करने लग गए. यानी अब पहले वो 2 भाई थे, अब उनके 4 बच्चे भी जुड़ गए, 6 लोग उस फार्म पे काम कर रहे हैं. क्या फार्म का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? उससे कुछ नहीं बढ़ेगा, फार्म उतने का उतना ही है, प्रोडक्शन वहीं आ रहा है. तो मतलब वो जो 4 बेटे उसमें इन्वॉल्व हुए ना, वो एक्चुअली हमें लगा कि वो काम करने जाते हैं जी, खेती करते हैं, बट एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड है. इसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. और ये बहुत बड़ा रीजन है जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कम होने का, क्योंकि देखने में वहां बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं जितनों की जरूरत भी नहीं है वहां. अगर वही लोग किसी और काम में इन्वॉल्व होते हैं तो वहां से बढ़ा हुआ जो प्रोडक्शन होगा वो जीडीपी को बढ़ाएगा. लेकिन इस तरीके से उनका खेतों में इन्वॉल्व हो जाना जीडीपी में कोई इंक्रीमेंट नहीं देता है. और इसी हालात को देखते हुए, इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, और डिसगाइज्ड के अलावा बहुत सारी ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको देखते हुए हमें ये लगता है कि हमें मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की जरूरत है. अब ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की कैसे जाए, तो इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर अपनाए जा सकते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट काफी प्रोसीजर अपना भी रही है. जैसे पहली चीज, बैंक कैन प्रोवाइड लोन एट लो इंटरेस्ट रेट. याद होगा हमने 9th में भी इसके बारे में पढ़ा था कि आपको अगर बैंक्स जो है सस्ते रेट पे लोन प्रोवाइड कराता है तो लोगों के लिए इजी हो जाता है कैपिटल अरेंज करना अपने किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपने एग्रीकल्चर जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर डैम्स एंड कनाल्स. अब आप कहोगे मैम एम्प्लॉयमेंट का कनाल्स और डैम से क्या लेना देना? बिल्कुल डायरेक्ट लेना देना है. पहली बात तो जब ये डैम्स और कनाल्स बना रहे होगे आप, उस समय भी आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, और इससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में हेल्प करेगी, जिससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. इसके अलावा मोर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सर्विसेज, यानी अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाती है, स्टोरेज सर्विसेज को बढ़ाती है, तो एग्रीकल्चर फील्ड में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है. कैसे? ट्रांसपोर्टेशन इजी होने से क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए मार्केट में अपनी चीज पहुंचाना आसान है. स्टोरेज होने से क्या होता है कि उनको जल्दबाजी में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं खराब हो जाए, वो स्टोरेज में उसको स्टोर रख सकते हैं और जब रिक्वायरमेंट लगती है या जब उन्हें रेट सूटेबल लग सकते हैं तब उसे वो बेच सकते हैं.
इसके अलावा रूरल एरियाज में वो जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रमोट किया कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, खास तौर पे सेमी रूरल एरियाज में जो प्रॉपरली गांव देहात भी नहीं है और या प्रॉपर सिटीज भी नहीं है, जो टाउनशिप वाले एरियाज होते हैं या सेमी रूरल थोड़े से डेवलप रूरल एरियाज होते हैं, वहां पर इस तरह की छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट भी किया जा सकता है, लोकेट भी किया जा सकता है, जहां से अगेन बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन पैदा नहीं होती। उन फार्मर के उन 4 बेटों को उसी फार्म पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उन इंडस्ट्रीज में भी अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। हनी कलेक्शन, मिल्क कलेक्शन जैसे सेंटर बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे पास एक और ऑप्शन है कि अगर हम डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं या जो हम मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं तो हम मिल्क कलेक्शन सेंटर पे जाकर अपना मिल्क बेच सकते हैं। हनी कलेक्शन, हनी बी रियरिंग वाला जो सिस्टम होता है, वो सारे काम जिसे कहते हैं प्रमोट किए जा सकते हैं ताकि लोग वहां भी अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। इसके अलावा 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ रूरल एरियाज के लिए ही अच्छे हैं, वो अर्बन एरियाज के लिए भी हैं। अब वो कौन से 3 हैं? पहली चीज, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यहां पर बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। जब इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके बाद इन इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले टीचर्स, हेल्पर्स और बहुत सारा स्टाफ है जिन्हें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगली चीज आती है टूरिज्म। ये तो आज का करंट जिसे कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है। टूरिज्म सेक्टर इतना ज्यादा प्रमोट हो रहा है और इतना ज्यादा बढ़ रहा है जिसने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। कैसे? आज से कुछ साल पहले हम बात करें तो लोग टूरिज्म के लिए जाते ही कितना थे। अगर आप अपने दादा परदादा से पूछोगे तो साल में पूरी जिंदगी में 2 या 3 बार तीर्थ गए होंगे। माँ बाप से पूछोगे शायद वो 5-6 बार गए, वो 2-3 बार तीर्थ और 1-2 बार घूमने। आज की जनरेशन ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलना चाहती है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो वो बाहर निकलना चाहती है, उस अर्निंग कैपेसिटी को यूज करना चाहती है अपने रिक्रिएशन के लिए। तो रिक्रिएशन के लिए जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो टूरिज्म सेक्टर को ऑटोमेटिकली बढ़ावा मिलता है। होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, गाइड्स या और भी जो भी टूरिज्म प्लेस से जुड़ी चीजें, उस सेक्टर को बढ़ावा मिलता है और वहां पर अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तीसरी चीज आती है आपकी हेल्थ सेंटर। आज की करंट जो सिनेरियो उसकी डिमांड है हेल्थ सेंटर। दुनिया भर में बीमारियां बढ़ रही हैं और अगर हमने याद करो, तुम 9th में तुमने पढ़ा था कि जो हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से बहुत डेथ रेट बहुत हाई रहता था। जैसे जैसे हेल्थ सेंटर इंप्रूव हुए, हेल्थ कंडीशंस बेटर की गई, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, वैसे वैसे ही जो आपका डेथ रेट है वो डिक्रीज होने लगा। तो इस करंट डिमांड को देखते हुए अगर हम हेल्थ सेंटर्स को बढ़ावा देंगे तो अगेन अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्पिंग स्टाफ, ये सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप उठाया जिसका अभी रिसेंटली इस कोरोना पीरियड में भी तुम्हें असर दिखाई देगा अगर आप करंट न्यूज पे ध्यान रखते हो तो, वो है नरेगा 2005। एक्चुअली अब इसका नया नाम मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। 2005 में इसे स्टार्ट किया गया था और इसे राइट टू वर्क एक्ट का नाम भी दिया गया था। बेसिकली जब इसे शुरू किया गया था तो सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में 2008 में इसमें 130 और डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए गए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर पर्सन को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी दी जाती है और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हैं, अगर गवर्नमेंट उन्हें ये एम्प्लॉयमेंट देने में फेल हो जाती है तो वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। यानी कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि इस जगह पर उन्हें या उनके रीजनल एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मैंने अभी कहा कोरोना में बड़ा काम आ रहा है। अगर आपने रिसेंट न्यूज पे ध्यान दिया हो तो अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई और ऐसे में गवर्नमेंट ने मनरेगा के रेट भी बढ़ा दिए थे, जो उनको पर डे चार्ज मिलता था वो भी बढ़ा दिया था और बहुत सारे लोगों ने मनरेगा में अपने आप को एनरोल करवाया और एटलीस्ट कुछ बेसिक एम्प्लॉयमेंट पा ली। ये हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है और गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है इसको बेटर बनाने के।
अब इस एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को देखते हुए भी हम अपने काम करने की जगह को दो सेक्टर में बांट देते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वही आधा वीडियो देख लिया है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है समझ भी आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज उस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो भी मिलते रहे, स्कोर 100 करना आसान हो जाए। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाम से क्या लगता है, ऑर्गेनाइज जो चीजें ऑर्गेनाइज की होती हैं, सिस्टमैटिक होती हैं, अनऑर्गेनाइज जो नॉन सिस्टमैटिक होता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके गली के नुक्कड़ में एक छोटी सी किराने की दुकान ऑलमोस्ट सब जगह होती है और उनमें एक छोटू नाम का लड़का काम करता होता है, राइट, ज्यादातर दुकानों पे। अब ये जो छोटू नाम का लड़का है ना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। जिस दुकान पे वो काम करता है वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन अगर आप में से कईयों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे या किसी एमएनसी में होंगे तो दे आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आपको क्या, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ऑर्गेनाइज है और अनऑर्गेनाइज है? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, हम पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के साथ, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है। ये आपकी जो कोने की किराने की दुकान है उसने किसी गवर्नमेंट के साथ खुद को रजिस्टर नहीं करा रखा होगा, इसीलिए कह रही हूँ वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें एक फिक्स्ड मिनिमम वेजेस का क्राइटेरिया होता है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया होता है और उसी के अकॉर्डिंग वेजेस होते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये जो फिक्स्ड मिनिमम वेजेस वाला सिस्टम है कोई फॉलो नहीं करता, ना फॉलो करना चाहता है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां वर्किंग आवर मोस्टली फिक्स्ड होते हैं। अगर उस फिक्स्ड आवर से ज्यादा काम किया जाता है तो उसके लिए अलग से चार्ज पे किए जाते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं है। उस छोटू जो बेचारा जिस दुकान पे काम करता है, अगर वहां कस्टमर खड़ा और दुकानदार कहता है मैं आज 8 बजे के बाद 9, 10, 11 बजे तक दुकान खोलूंगा, तो बेचारा छोटू नहीं जा सकता, उसको बैठना पड़ेगा वहां पे और उसके लिए कोई अलग से चार्ज उसे नहीं मिलने वाला। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ी चीज होती है जॉब सिक्योरिटी, यानी आपको अचानक से आकर कोई ये नहीं कह देगा कि कल से आपकी जॉब खत्म या अगले महीने से वी विल नॉट कंटिन्यू विद यू। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी आपको निकाला जा सकता है बिना किसी रीजन के भी। कई बार ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कुछ पेड लीव्स मिलती हैं, मेडिकल लीव्स या आप कैजुअल लीव्स कह लो जिन्हें पेड लीव्स कहा जाता है। कईयों के पेरेंट्स अगर एमएनसी में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है तो डेफिनेटली दे नो अबाउट दिस कि फादर को साल की इतनी मिनिमम छुट्टियां तो मिल ही जाएंगी, राइट। वो जो मिनिमम छुट्टियां मिल जाती है ना, जिसके पैसे नहीं कटते, हम उसकी बात करें, उसे बोलते हैं पेड लीव्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई पेड लीव नहीं होती। आप बीमार हो या फिर आप कुछ भी ऐसा दिक्कत की वजह से छुट्टी आपको लेनी पड़ जाती है तो आपकी सीधा सैलरी कट जाती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अक्सर आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, ग्रेचुटी मिलती है। जो मेडिकल फैसिलिटीज का मतलब है अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए तो आपको बिना इंस्टेंट चार्ज पे किए भी आपका इलाज हो जाता है। ग्रेचुटी होती है यानी एक मैच्योरिटी, जब आपकी जॉब खत्म होती है तो आपको एक मिनिमम इतने अमाउंट मिल जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं। आपके बीमार होने पे कोई आपका मालिक जाके आपके ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं उठाने वाला। उस छोटू की दुकान का मालिक कोई का खर्चा नहीं उठाएगा, और बेचारा दुकान का मालिक क्या उठाएगा, वो भी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसको कौन खर्चा देने आ रहा है, राइट। तो ऐसी किसी तरह की फैसिलिटी जो होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती, राइट। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं 1 मार्कर्स में भी, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि इनके बीच का मेजर डिफरेंस क्या है। अभी भी मैंने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंडीशंस बड़ी खराब है, तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया उस छोटू का और स्मॉल शॉपकीपर का। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन्हें हम अनऑर्गेनाइज में काउंट करते हैं। अगर मैं रूरल एरिया की बात करूँ तो वो जो 9th में पढ़ा था ना लैंडलेस लेबर, वो विलेज पालमपुर वाले चैप्टर में, तो जो लैंडलेस लेबर है वो सारी के सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही तो है। उन गाँव देहात में जो छोटे छोटे आर्टिशियंस होते हैं या छोटे फार्मर्स होते हैं वो सब अनऑर्गेनाइज कंडीशन में जी रहे हैं।
अर्बन एरियाज में भी आ जाओ तो जो कैजुअल लेबर्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले, आपके घरों में काम जो मेड कर रही है वो है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, गरीब में घूम के सामान बेचते हैं, रैक पिकर्स हैं, ये सब अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट तो इन्होंने अपने लिए खुद के कुछ जनरेट कर रखी है, लेकिन वो सब अनऑर्गेनाइज का हिस्सा है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस जो सेक्टर में जो वर्कर्स हैं वो ज्यादातर SC, ST, OBC इस तरह की क्लास से आते हैं। सबकी बात नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इसी क्लास से आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन क्लासेस से आते हैं। और क्योंकि इस सेक्टर में इररेगुलर जॉब होती है, लो पेड वर्क होता है, इसके साथ साथ उन्हें अक्सर सोशल डिस्क्रिमिनेशन को भी झेलना पड़ता है, तो उनकी कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। ये तो आपके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सेक्टर का डिवीजन था। एक क्वेश्चन 1 मार्क में भी होता है, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हाउ यू कैन क्लासीफाई द वर्किंग सेक्टर्स, तो आप ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, राइट। अब इसके अलावा ओनरशिप, क्योंकि अब वो दुकान का मालिक, वो MNC का मालिक, वो गवर्नमेंट जॉब हम कर रहे हैं तो वो जो गवर्नमेंट है, ये सब ओनरशिप की बातें होती है। तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग भी हम अपने सेक्टर को फिर से 2 पार्ट में बांट देते हैं, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, नाम से समझ में आ रहा होगा, प्राइवेट जो किसी प्राइवेट पर्सन का, इंडिविजुअल का है, पब्लिक सेक्टर जो इंडिविजुअल का नाम होकर पब्लिक का है। अब इनको भी समझने के लिए फिर से कुछ इसके स्पेशल फीचर समझने होंगे। जैसे पब्लिक सेक्टर की मैं बात करूं तो इसे कंट्रोल और मैनेज दोनों ज्यादातर गवर्नमेंट करती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, राइट। जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, उसका मेन मोटिव क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जबकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी इंसान अगर अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, इंडस्ट्री चला रहा है, तो पहले तो अपना प्रॉफिट देखेगा ना, तो राइट, उनका मेन मोटिव क्या हो गया, प्रॉफिट अर्निंग या अपने प्रॉफिट को और बढ़ाना। पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सिक्योर होती है, प्राइवेट सेक्टर में सिक्योर नहीं होती मैक्सिमम केसेस में। अब इसको और ज्यादा समझने के लिए अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे तो दैट इज सफिशिएंट। जैसे पब्लिक सेक्टर में रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं। रेलवे गवर्नमेंट के अंदर आती है, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के आती है, आप रिलायंस की बात करो, टिस्को की बात करो, सहारा इंडस्ट्रीज की बात करो, ये सब प्राइवेट सेक्टर्स हैं, राइट। होपफुली समझ में आ रहा है। और यूजुअली क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में ज्यादातर ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती है, और इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करा पाता। अब क्यों नहीं करा पाता, देखो, जब हम जो चीजें पब्लिक सेक्टर में रखी जाती है ना, उनको अच्छा खासा एक्सपेंडिचर चाहिए होता है पैसे का, और वो इतना बड़ा एक्सपेंडिचर किसी प्राइवेट सेक्टर के बस की नहीं है पे करना। उसके बाद जब ये पब्लिक सेक्टर जब सर्विस प्रोवाइड कराता है तो उसके लिए जो चार्ज उनसे लेता है वो बहुत सारे लोगों से लेता है, तो इतने सारे लोगों से मनी कलेक्ट करना इज अगेन नॉट इजी। और अगर वो चार्ज ये चीजें प्रोवाइड कर भी देते हैं, ये चीजें प्रोवाइड कर भी देते हैं, तो उसका जो रेट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में गवर्नमेंट जो पब्लिक फैसिलिटी देना चाहती थी ना, वो दे ही नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी की बॉटल बाहर से वो मिनरल खरीदते हो, 20 रुपए की 1 लीटर पानी मिलता है, और तुम्हारे घर में जो पानी आता है, जो MCD सप्लाई का या फिर किसी और भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सप्लाई का पानी आता है, वो पूरे महीने का पानी कितने का आता होगा, 200-300 हार्डली। और अगर आप वो मिनरल वाटर को लेकर नहाने लगे तो हो चुका का, नहाने के लिए कम से कम 20-30 लीटर पानी तो चाहिए ना, तो एक बार नहाने में तुम्हारा पानी कहाँ पहुंच जाएगा, 400 रुपए से ऊपर का पानी 1 बाल्टी पानी में लग जाएगा, राइट। तो 400 या उससे भी ज्यादा। अब और वही 400 रुपए जब आप गवर्नमेंट सेक्टर को दे रहे हो, पब्लिक सेक्टर को दे रहे हो, तो वो उस 400 रुपए पूरे महीने पूरे परिवार के लिए नहाना, पीना, खाना, धोना, सब कुछ उसी में इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। तो दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक फैसिलिटीज की बात करता है, राइट, और प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट अर्निंग की बात। सो नाउ योर चैप्टर इज ओवर। होपफुली समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने कर चुके हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलते रहे एंड यू डोंट लैग इन स्कोरिंग 100। इस चैप्टर के
जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इसका जिन्होंने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे आप और कौन से टॉपिक पे पहले समझना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। बाय बाय।